नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा फैजाबाद क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिज़िक्स के रिलेटेड कुछ वीडियो लाए हैं, जिसमें आज का वीडियो आप लोगों के लिए अधिक हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम फिज़िक्स के बल नामक पाठ से हमने कुछ वीडियो भी डाले हैं अपने चैनल पर, और ये नया वीडियो भी हमने लाया है जो अब आप लोग देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों यही है कि बल से रिलेटेड सभी जानकारियाँ इसमें आपको मिलेंगी, और न्यूटन के नियम किस प्रकार हैं, क्या हैं, वो भी इसमें मिलेगा। तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक तो ज़रूर ही देखिएगा, जिससे आपको इसमें कुल 14 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे नए वीडियोज़ यदि मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और चैनल के ग्रोथ के लिए इसको जो है आप शेयर भी कीजिए, जिससे आप लोगों का भी फ़ायदा है कि आपके मित्र लोग जो हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा इससे। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन जो है वो है संवेग कहते हैं, यानी इसका मतलब यही है कि संवेग किसे कहते हैं। तो इसमें कहा गया है संवेग कहते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि संवेग किसे कहते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं। संवेग किसे कहते हैं, इसका मतलब यही हुआ। या संवेग कहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान एवं वेग के अनुपात को, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान एवं वेग के योग को, चौथा है इसमें से कोई। देखिए दोस्तों, संवेग को हम डिनोट करते हैं पी से, और पी बराबर होता है यम इंटू वी, वेर एवर, यानी कि यहाँ पर यम जो है ये मास है, इंग्लिश में इसे मास कहते हैं, और हिंदी में इसी को द्रव्यमान हम बोलते हैं। और वी जो है ये वेलोसिटी है, इसे हम वेग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वेलोसिटी। सो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है ना, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि न्यूटन के गति विषयक कुछ कितने नियम है, यानी कि न्यूटन ने मुख्यतः गति के कितने नियम दिए हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए हैं। पहला नियम न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। जड़त्व आप लोग जानते होंगे, न जानते हो जान भी जाइए। जड़त्व ये प्रथम नियम। दूसरा नियम न्यूटन का वही है, बल F बराबर यम में, वेर यहाँ होता क्या है इसको भी आप देख लीजिए। दूसरे नियम में यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर dp अपान dt ये किसके बराबर होती है, यम में, और इसी को हम फोर्स कहते हैं दोस्तों। और तीसरा जो नियम है दोस्तों, तीसरा नियम उसको देखिए, ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रिएक्शन, यानी क्रिया
प्रतिक्रिया, एक तरफ से क्रिया की जाए दूसरी तरफ से उसका उल्टा प्रभाव, प्रतिक्रिया मिले, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम एक है ये, जैसे कि बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो थोड़ा जो बंदूक के द्वारा गोली दागता है उसके साइड में थोड़ा फोर्स लगता है जब गोली बाहर निकलती है। तो यानी कि बाहर निकलते समय उसने कुछ फोर्स उस पर अप्लाई किया, गोली ने बंदूक पर कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई किया जो उसके क्रिया प्रतिक्रिया का एक उदाहरण ये है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं क्रिया प्रतिक्रिया के। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है बल होता है। ये अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही बता रहे हैं कि F बराबर क्या होता है, यम में, F बराबर यम में होता है। यहाँ पर हम कहेंगे कि F इज प्रोपोर्शनल, द्रव्यमान तो ऑलरेडी निश्चित इस प्रकार से। यहाँ पर दोस्तों F बराबर जो होगा, F बराबर होता है यम में, यानी कि द्रव्यमान और एक्सीलरेशन का गुणनफल। तो द्रव्यमान बल क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण के गुणनफल की। यही है पहला, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये है यह बराबर एम में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर। अभी दोस्तों हमने पिछले ही दूसरे ही क्वेश्चन में हमने इसको बताया, संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, संवेग बराबर p बराबर होता है m में। यहाँ पर हम इसको डेरिवेशन ही कर देते हैं दोस्तों। देखिए समय के सापेक्ष दोनों तरफ आप अवकलन कर दीजिए, यानी dp/dt विद रिस्पेक्ट टू t। जब समय के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो यहाँ पर यम जो है ये तो कांस्टेंट राशि है, ये तो बाहर हो गया, लेकिन एक्सीलरेशन जो है यहाँ दोस्तों देखिए थोड़ा गलती हुई, यहाँ पर हमने गलत लिखा। p बराबर होता है यम भी, जो अभी हमने बताया था p बराबर एम भी, यहाँ हमने गलती से यम ए लिख दिया था। अब देखिए समय के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों पक्षों को, तब यहाँ पर यम जो है ये कांस्टेंट है, dv/dt हो जाएगा दोस्तों। dv/dt यानी समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन जो होता है उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमको मिलेगा dp/dt इज इक्वल यम में, और इसी को आप लोग कहते हैं यफ, यानी यफ का मतलब यहाँ सीधा सा आया ये कि ये क्या है, फोर्स यानी बल, FOR ये बल है। यानी इसको हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, संवेग परिवर्तन की यदि दर पूछता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फोर्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आवेग कहते हैं। अब आवेग, आपने संवेग भी पढ़ा है, आवेग भी होता है। तो आवेग कहते हैं इसमें कहा जा रहा है, इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो कह रहा है आरोपित बल और समय अंतराल के गुणनफल को, आरोपित बल एवं समय के अनुपात को, और इसमें से दोनों और इसमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो संवेग में दोस्तों आपने पढ़ा है कि यह
जो है उसमें P बराबर mv होता है, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। बट आवेग में दोस्तों जो होता है वो होता है आरोपित बल तथा समय अंतराल का गुणनफल। आरोपित बल यानी F और जो डेल्टा टी समय लगा, देखिएगा आवेग बराबर जो होता है, आवेग बराबर होता है बल F इंटू डेल्टा टी, यानी कितने सूक्ष्म समय में, कितने समय में वो फोर्स उस पर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया, उसी को हम आवेग कहते हैं दोस्तों। जैसे आप जानते होंगे क्रिकेट जब होता है तो उसमें खिलाड़ी कैच पकड़ते हैं, तो जब कैच पकड़ते हैं तो अपने हाथ को थोड़ा नीचे की ओर खींचते हुए ले जाते हैं। ऐसा क्यों? यही कारण है क्योंकि सूक्ष्म समय में उसमें थोड़ा फोर्स में परिवर्तन होता है। फोर्स में कैसे परिवर्तन होता है ये भी आप सोच रहे होंगे। इसका कारण ये, इसका रीज़न ये है कि जब हाथ को पीछे की ओर खींचा जाता है तो जो फोर्स है वो हाथ पर उतना तेज़ी से नहीं आता है, इसलिए उसको हाथ को और पीछे की ओर खींचा जाता है। अन्यथा यदि ऐसा ना किया जाए तो खिलाड़ी चोटिल हो सकते हैं, चोट लग सकती है हाथ में। इसीलिए जो है ये उदाहरण है आवेग का। तो आरोपित बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। या देखिए आ गया, जो हम बात कर रहे थे वो आ गया अभी क्वेश्चन। क्रिकेट की गेंद का कैच लेना किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? अभी हमने बताया आवेग का उदाहरण है। क्रिकेट की गेंद का कैच लेना आवेग का ही उदाहरण है, क्योंकि जब इसे मान लीजिए एक गेंद है और ये हाथ है, इसको मान लेते हैं हम हाथ, तब हाथ को जितना जितना आप पीछे करते जाएंगे उतना इसके बीच में, गेंद के बीच में डिफरेंस होगा, और जो है इसमें सूक्ष्म यानी थोड़े से समय में ये फोर्स जो होगा, फोर्स में कमी आएगी। फोर्स इस हाथ पर ज़्यादा नहीं लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि इसको इन्होंने पीछे किया, डिस्टेंस बढ़ा, इसलिए फोर्स कम लगेगा, चोट नहीं आएगी हाथ में। यही सब कारण है। तो ये जो है आपने देखा क्रिकेट की गेंद का कैच लेना, ये आवेग का उदाहरण हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है ऊंचाई से कूदना। दैनिक जीवन में ऊंचाई से कूदा ही जाता है, ऊंची कूद जिसे हम बोलते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ऊंची कूद, ऊंची कूद होता है अक्सर जो है बहुत जगह पर ये होता है। तो ये एक तो संवेग दिया है, एक आवेग दिया है, एक प्रक्षेप्य दिया है। प्रक्षेप तो कभी नहीं हो सकता। तो किसका उदाहरण है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ऊंची कूद, ऊंची कूद कूदना ये आवेग का उदाहरण है। ऊंची कूद कूदना ये आवेग का उदाहरण है। ऊंची कूद कूदना यानी ऊंचाई से कूदना, इसका मतलब यही हुआ। तो ऊंचाई से कूदना का मतलब आप जानते ही हैं कि ऊंचाई से जब कूदा जाएगा तो उसमें भी कुछ समय अंतराल होगा जरूर, वो मान लेते हैं हम डेल्टा टी। अब जो कोई व्यक्ति धरातल पर आएगा ऊंचाई से, तो ये धरातल भी उसको एक फोर्स देगी, बल, जिस बल को अभी हमने क्या कहा? प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है न्यूटन का, वो यहीं अप्लाई होता है। जब ऊंचाई से कोई व्यक्ति कूदेगा तो यह जितने बल से वो इस पर दाब लगाएगा, उतने ही बल से
ये पृथ्वी भी उसको ऊपर की ओर प्रोवाइड कराएगी उतना बल। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही स्थिति कि ये सूक्ष्म समय इसमें लग रहा है, बहुत सूक्ष्म लगेगा तब भी सूक्ष्म तो होगा ही, तो उसी सूक्ष्म समय का गुणनफल फोर्स से कर देंगे तो ये जो है आवेग के बराबर होगा। तो यही कहा जाता है कि ऊंचाई से कूदना दैनिक जीवन में जो उदाहरण है ये आवेग को प्रदर्शित करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है। इसको हमने कई बार अभी आपको बताया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। दोस्तों तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का। दूसरा नियम अभी हमने बताया, रिलेट करते हैं दूसरा हमने बताया dp/dt बराबर f, ये नियम है दूसरा। यानी कि संवेग समय के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन संवेग इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि संवेग परिवर्तन की जो दर है उसे हम फोर्स कहते हैं। ये न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम है। पहला नियम आप जानते हैं जड़त्व वाला नियम, वही पहला नियम जड़त्व के बारे में इन्होंने बताया फर्स्ट नियम में। तो ये न्यूटन्स के लॉ हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया के होता है। इसको हम बार बार अभी बताते आ रहे हैं कि प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। यानी जितना क्रिया आपने किया किसी ऑब्जेक्ट पर उतना ही वो प्रतिक्रिया आप पर भी करेगा, उसके विपरीत उतना आप पर भी उसका फोर्स आएगा, उसका प्रतिक्रिया लगेगा। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया दोनों इक्वल होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों कह रहा है घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। अक्सर आप जानते हैं घोड़ा जब गाड़ी को खींचता है तो यह न्यूटन के किस नियम के अनुरूप है, न्यूटन के गति विषयक किस नियम के अनुरूप है, इसमें यही पूछा गया है। तो दोस्तों जब घोड़ा मान लीजिए इसे हमने डेल्टा के रूप में घोड़ा और यहाँ गाड़ी हमने दिखा दिया पीछे। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो दोस्तों जब वो आगे बढ़ता है तो एक बल लगता है। ये रस्सी जो है, इस रस्सी के बीच में एक बल लगता है, इसे हम टेंशन यानी कि तनाव जिसे हम बोलते हैं। तो एक बल तो ध्यान दीजिए फिर से बनाते हैं। जैसे ये गाड़ी हो गया और ये मान लीजिए डेल्टा के रूप में हमने घोड़े को प्रदर्शित कर दिया। ये जो रस्सी है एक बल तो इधर लगेगा क्योंकि इस साइड में इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, बट उसी के विपरीत ये इस रस्सी पर एक ये भी फोर्स लगेगा तनाव का। ये विपरीतार्थक है। यदि अगर T है तो ये T डैश, वेयर एवर T इज इक्वल T डैश, यानी तनाव जो है फिक्स है। जितना आगे की ओर फोर्स उतना ही पीछे की ओर फोर्स। तो यहाँ पर न्यूटन का तृतीय नियम लगता है। यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होता है, न्यूटन के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रॉकेट की गति, ध्यान दीजिए, रॉकेट की गति न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है या होती है। तो रॉकेट की जो गति है, कोई रॉकेट है, मान लीजिए हमने रॉकेट बना दिया, इसकी जो स्पीड है, जो ऊपर की ओर ये गति करता है, ये न्यूटन के किस नियम के अकॉर्डिंग है। देखिएगा यहाँ फ्यूल होता है,
रॉकेट जब उड़ाया जाता है तो जब ये ऊपर की ओर जाता है तो ये फ्यूल को उतना ही ईंधन को नीचे की ओर जनरेट करता है, नीचे की ओर उतना फोर्स लगता है, नीचे की ओर भी उतना फोर्स लगता है जितना ऊपर की ओर हो। जब नीचे की ओर फोर्स लगता है उतना तेज ही ऊपर, जितना नीचे की ओर फोर्स जाए लगेगा, नीचे की ओर जितना भी फोर्स लगेगा उसी प्रकार वो उतना ही तेज ऊपर की ओर, उतना ही स्पीड उसका बढ़ेगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही नियम है न्यूटन का तृतीय नियम, क्योंकि जितना क्रिया उतना ही प्रतिक्रिया, इसलिए यहाँ न्यूटन का तृतीय नियम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस का 12th नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 3 ऑप्शन है दोस्तों। ये कह रहा है क्वेश्चन कि बंदूक से गोली चलाते समय चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। यह न्यूटन, ये भी अभी दोस्तों हमने वीडियो की शुरुआत में शायद इसको बताया कि यह भी न्यूटन की तृतीय नियम के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जब बंदूक से गोली निकलती है तो जो चलाता है बंदूक उसको उसके ऊपर धक्का लगता है, यानी कि बंदूक पर जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, प्रतिक्रिया, तो उससे जो है धक्का लगता है। तो इसीलिए जो है ये होता है बंदूक से गोली चलाते समय इसीलिए धक्का लगता है, क्योंकि ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया, जितना क्रिया होता है उसी के विपरीत उतना प्रतिक्रिया होता है, इसीलिए ऐसा होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन मैं पढ़कर सुनाता हूँ इसको। ये लिखा है नाव से किनारे पर कूदना यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है। यानी नाव से आप किनारे पर कूदें। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। इसको हम एज्यूम करते हैं या मानते हैं ये नाव है, यहाँ से कोई कूदना चाहता है। जब ये आगे की ओर जाएगा, कूदेगा, तो ये उतना ही बल अपने पैरों से इस नाव पर भी लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जितना उसको कूदने के लिए वहाँ चाहिए। जितना उसे कूदने के लिए वहाँ चाहिए उतना ही ये विपरीत डायरेक्शन पर इस नाव पर भी फोर्स लगाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी वही नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी जितना क्रिया उतना ही बराबर में प्रतिक्रिया भी मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए इसमें तृतीय नियम लगता है न्यूटन का तृतीय नियम के अकॉर्डिंग ये होता है। इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो यदि याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी, ध्यान दीजिए, कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाने पर खींचने वाले पीछे गिर जाते हैं। यह घटना न्यूटन के किस नियम के अनुसार होती है। ये भी दोस्तों तृतीय नियम, क्योंकि यहाँ यदि इस प्रकार से कुछ रहेगा, ध्यान दीजिए फिगर, ये घिरनी हो गई, ये यहाँ कुआं है मान लिया जाए, हम मानते हैं कि यहाँ जो है कुआं है और यहाँ कोई खींच रहा है, इसको खींचेगा तो इस डायरेक्शन पे, लेकिन टाइट रस्सी होगी यानी फोर्स इस डायरेक्शन में। तो जब इसमें से ये खींचेगा तो रस्सी जहाँ यहाँ अगर ब्रेक हो जाती है रस्सी यहाँ पर, तो ये जैसे टूटेगी ये इधर चला जाएगा, यानी कि जिससे वो आ रहा था उसी साइड में वो चला गया। ये जो व्यक्ति है वो पीछे की ओर इसलिए गिर जाएगा क्योंकि यहाँ भी वही क्रिया प्रतिक्रिया, यहाँ भी वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है।
तो इसीलिए ये तृतीय नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।